इस प्रमाण के मोहनजोदड़ो प्राप्त एक मोहर है जो इस पर योगी की आकृति बनी, योगी की दाईं ओर बाघ और हाथी के बाईं ओर गैंडा भैंसा चित्रित किया गया, त्रिशूल जैसा आभूषण भी बना है योगी के सिर पे। ये सारी चीज़ें जो उस समय वहाँ के स्थल थे उनके चित्रों का हमें वो किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक 14 से 1921 में दयाराम साहनी थे 1922 में राखलदास बनर्जी जो सिंधु नदी के दाहिने तट मोहनजोदड़ो पर टीला का पता लगाया था। तो मोहनजोदड़ो को किसने डिस्कवर किया था? तो राखलदास बनर्जी। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु प्रयोग किया गया और वस्त्रों में कपास का उत्पादन सबसे पहले किया गया है। सिंध घाटी सभ्यता में कपास के उत्पादन का सबसे ज़्यादा प्रमाण मिला हुआ है। अगर किस का उसका फसल का पूछा जाएगा तो कपास का। मोहनजोदड़ो जो वर्तमान में पाकिस्तान लड़काना ज़िले में स्थित है। अगर किस ज़िले में स्थित है तो लड़काना ज़िले में अब कपास सूत की प्राप्ति की गई थी यहाँ से। मोहनजोदड़ो की कुबड़ वाले बैल की भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। कुबड़ वाले बैल की आकृति की मोहर प्राप्त हुई है। सिंध सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन श्रृंगी बैलों का, उसके बाद कुबड़ वाले बैल का है। दो टाइप में है। यहाँ पे कालीबंगा के मणि पट्टिका एक और सींग वाले देवता का अंकन है, दूसरी ओर बकरी को दिखाया गया है जिसे पुरुष ला कर रहा है। और सिंध सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। किसकी प्रचलित थी? तो मातृ देवी की उपासना। मिस्र सभ्यता का विकास जो नील नदी की द्रोणी में हुआ। मिस्र सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे? नील नदी में के किनारे द्रोणी में हुआ। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है और क्योंकि इस नदी का अभाव भूभाग के लिए रेगिस्तान होगा। अगर मिस्र नदी वहाँ पे न होती तो शायद वहाँ पे सारा रेगिस्तान होता, इसलिए उसको नदी का उपहार भी बोला जाता है। सुमेरियन सभ्यता के लोग प्राचीन काल में प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। सुमेरियन का यूनिफॉर्म लिपि प्राचीनतम लिपि है और सिंध सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि है। तो ये सारी चीज़ें देखा हमने। प्रमुख धातु प्राप्त स्थल की बात करते हैं तो तांबा जो है खेतड़ी में और लावर्द बख्ता में और फिरोजा ईरान में, चांदी जो है राजस्थान में, सीसा अफगानिस्तान में और शिलाजीत हिमालय और कुमेत गुजरात में। ये सारी चीज़ें मिली हमें। आगे भी देखते हैं फ्रेंड्स। वैदिक आगे संस्कृति की बात करते हैं तो आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिक संस्कृत आर्य का शब्द है उत्तम व्यक्ति। वेद 4 होते हैं आपको, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋग्वेद हैं और जो कि सबसे प्राचीनतम वेद हैं और ऋग्वेद को सामवेद या वेदश्री कहा जाता है। वर्ण शब्द सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है। वर्ण सबसे पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? आपको ऋग्वेद से मिलता है। इधर देखते हैं 4 वर्णों में विराट पुरुष विभिन्न अंगों में बनाए गए हैं। वर्थवेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा, देवताओं की स्तुति, इन सब के लिए जाना जाता है। ऋग्वेद की स्रोत में हमें प्रार्थनाएं जिसमें 1028 सूक्ति हैं और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं आपके। ऋग्वेद के दूसरे एवं 7वें मंडल की ऋचाएँ सबसे प्राचीन है और पहला और 10वां सबसे नवीनतम। कौन सा? दूसरा और 7वां आपका सबसे प्राचीन है और पहला और पहला और 10वां सबसे नवीनतम है। आगे बात करेंगे ऋग्वेद 9वें मंडल में 114 सूक्त सोम है। जो ये सारी सूक्त वगैरह शायद पूछे ना जाएंगे तो फिलहाल इसको नॉर्मली हम लोग देखते हैं। हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ने वाले हैं। यजुर्वेद के 2 वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद हैं। शुक्ल पक्ष जिनको उनसे जाना जाता है। यजुर्वेद का अंतिम भाग यहाँ पे शुक्ल यजुर्वेद का वाजपेयी संहिता कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है। हाँ शायद ये पूछा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिलहाल, लेकिन आप देख लीजिए। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, 75 जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में हैं। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौमुदी, रामायणीय और जैमिनीय। यहाँ पे दिख रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे उपनिषद दर्शन का आधारित पुस्तकें हैं और उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। और उपनिषदों के प्रथम पार चर्चा मोक्ष की चर्चा मिलती है। कठोपनिषद यम और नचिकेता के संबंध में उपस्थित है। कठोपनिषद में कौन है? तो यम और नचिकेता। उपनिषदों में कुछ क्षत्रिय राजाओं का भी उल्लेख प्राप्त है और राजा जनक, पांचाल, ब्राह्मण जात, कैकेयी, अश्वपति, अजातशत्रु प्रमुख समय है। सिंधु सभ्यता को ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था। सिंधु सभ्यता को ऋग्वैदिक काल में काफ़ी ज़्यादा महत्व था और उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक दिया हुआ है। सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी। अगर पूछा जाएगा सबसे पवित्र नदी उस समय की कौन थी तो सरस्वती थी।
उनको किस नाम से जाना जाता था? मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा कहा जाता था। ऋग्वेद में लिखित कुंभा, काबुल, गोमती नदियाँ अफगानिस्तान में बहती हैं। अब यहाँ पे आगे बात करेंगे। यहाँ पे जो ऋग्वैदिक नदियाँ थी उनका नाम कुभा किसको बोला जाता? काबुल को, वितस्ता जो झेलम को, अग्नि जो चिनाब को, विपाशा जो प्यास को बोले जाता है, गोमती गोगल को, क्रुमु जो होता है कुर्रम, और सदा नीरा जो गंडक, और सुवास्तु जो स्वास्थ्य को बोला जाता था। अब आश्रम व्यवस्था की बात करते हैं तो उस समय 4 आश्रम थे। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, वनन्यास आश्रम, मतलब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ, संन्यास का प्रचलन वेदोत्तर में हुआ था। छंदोग उपनिषद केवल 3 आश्रमों का उल्लेख हो। ज्वालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख है। छंदोग में 3 है, लेकिन ज्वालोपनिषद में 4 हैं। वरुण देवता को उस समय नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था, और इसी कारण वरुण को ऋतगौण भी कहा जाता था। बृहस्पति को वैदिक देवताओं को पुरोहित माना जाता था, और वैदिक साहित्य में कई ऐसे विदुषी स्त्रियों को उल्लेख मिला है जिन्हें वेद मंत्रों की रचना की, जैसे अपाला, घोषा और विश्वसरा और लोपामुद्रा। ये स्त्रियाँ हैं जिन्होंने क्या किया, मतलब वेद मंत्रों की रचना की थी। ये सारे उसमें लिखा हुआ है। अब लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नियां थी। लोपामुद्रा किसकी थी? तो अगस्त ऋषि की पत्नियां थी। और वैदिक काल में सोने के हार को क्या बोला जाता? निष्क बोला जाता था। और बौद्ध चातक 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम उल्लेख जो निशाका, दूसरे वर्ण में सुवर्णा और तीसरे वर्ण में मसाका, ये 3 चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। बाकी हम बात करते हैं 1400 ईसा पूर्व। बुजगोई एंड अभिलेख ऋग्वेद ऋताओं और बाल गंगाधर तिलक आर्यों में आदि देश के बारे में लिखा है। सतपर ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है, और पुरुष में जो उल्लेख सतपर ब्राह्मण में हुआ। गोत्र जो है शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है, और ऋग्वेदिक में यज्ञ की प्रधानता थी। दशरथ युद्ध का उल्लेख ऋग्वेदिक में 7वें मंडल में है। इसमें 7वें मंडल जो 10 राजाओं के बारे में दिया। आगे बात कर देंगे। आगे हम बात करते हैं इसमें ऋग्वैदिक आर्यों में पंचजनों में यदु, युधा, गुरु और अंग सुवर्णु शामिल थे। ऋग्वैदिक में यव जो थे स्थगित किया गया था। यव को क्या किया गया था? यव शब्द का जौ से तरण था, मतलब उस समय जौ को यव बोलते थे। जौ एक आपका फसल, एक टाइप की ग्रेन फसल है जो गेहूं के साथ उगाई जाती है। और ये आपका कौन से टाइप का फसल है? तो ये आपका है राबी क्रॉप में आती है। तो वैदिक काल में सभा समिति का नामक 2 संस्थाएं उस समय होती थी, जो कि निरंकुशता क्या होती है? निरंकुशता पर मतलब कि नियंत्रण रखती थी। जैसे राजा को मतलब सभा और समिति, जो राजा निरंकुश हो जाए, निरंकुश का मतलब अपनी मनमानी करे, तो उस पर नियंत्रण रखने का काम सभा और समिति का होता था। सभा श्रेष्ठ और संभाल लोगों की संस्था थी, जबकि समिति जनता की प्रतिनिधित्व करती थी। अथर्ववेद में सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां को कहा जा गया है, और मतलब 2 पुत्रियों को नाम दिया गया है, इनका एक अच्छा दर्जा दिया गया है सभा और समिति को। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि ऋग्वेद इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, और इसमें इतना ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन किया गया। अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं, और इस काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता वरुण का जो समुद्र देवता के नाम से जाना जाता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में रचनाकार विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में 3रे मंडल में मिलता है। अब पुराणों की संख्या हमारे पास कितने? 18 है, और पुराणों की रचना जो है लोमर्स ऋषि और पुत्र उपसर्वा द्वारा की गई थी। ये सारी चीज़ें हमने देखी। आगे देखेंगे कि पुराणों की भविष्य काल शैली में कलयुग के राजाओं का वितरण मिलता है। सत्यमेव जयते सप्त मुंडोक उपनिषद से है, और भारत के राजचिन्ह पर भी अंकित है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ब्राह्मी है, और अत्रेय जो 2 ब्राह्मण के ग्रंथ है। अगन्या जो होता है न मारे जाने योग्य कहा जाता है। वैदिक काल में गाय को अगन्या कहा जाता था। अगर पूछा जाए वैदिक काल में गाय को किस नाम से जाना जाता था, तो अगन्या नाम से जाना जाता था।
अब बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध कपिलवस्तु में 563 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन थे जो शाक्य के प्रधान थे तथा माता का नाम माया देवी था जो कि कोलिय गणराज की वंश की कन्या थी। पहले फ्रेंड्स राजाओं में ही शादी होती थी, एक साम्राज्य के दूसरे साम्राज्य से इन सारी चीज़ों को शादी किया जाता था। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया और बौद्ध धर्म का महान निष्कर्षण किया। और मौर्य वंश के अशोक में रेमोनई अभिषेक की सूचना मिलती है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ये पूछा जा सकता है और धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया था और इसे हम धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं। अब महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज के कुशीनरा में 463 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया था। बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता था। इन वर्षों कठिन वर्षों साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद यह बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद यह क्या कहलाएगी? बुद्ध कहलाए। अब बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य जो थे कौशल राज्य के हुए थे और महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के सस्ताद में कौशाम्बी आए थे। प्रथम बौद्ध संगीति जो बुद्ध की मृत्यु के तत्काल में समर्पित गुफा थी। प्रथम बौद्ध संगीति। अजातशत्रु को महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक माना जाता है। अगर पूछा जाए तो महात्मा बुद्ध के समकालीन, और इस संगीति को अध्यक्षता और महाकश्यप के नाम से की गई। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो कालाशोक शिशुनाग वंश के शासन में हुआ और जो कि 100 वर्षों के बाद वैशाली में किया गया। तृतीय बौद्ध संगति में मौर्य सम्राट अशोक शासन काल में पाटलिपुत्र में हुई थी ये सारी चीज़ें। और मोगली पितुतिस जो कि बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। आगे बात करेंगे, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र और अश्वघोष ने की थी और देवदत्त बुद्ध की चचेरा भाई था। देवदत्त कौन था? तो बुद्ध का चचेरा भाई, जिसके बारे में स्टोरी आप स्वान वाला देख रहे हो। हंस यहाँ पे आपका टाइमिंग दिया हुआ है, कौन कब का हुआ, कौन उस समय राजा था। तो मैंने आपको ये ध्यान रखना है कि कब हुआ था। तो ये राजा 247 में थे और चतुर्धर्म जो कुंडवल कनिष्क थे। देवदत्त उनका अनुगत बना और उन विरोधी बन गया। और सर्वप्रथम बुद्ध ने जिन चार आर्य सत्य का उपदेश दिया वो दुख समुदाय और दुख निरोग और दुख निरोगामिनी प्रतिपदा है। अब यहाँ पे आगे हम बात करेंगे जन्म को कमल सांड गृहत्याग का क्या था? घोड़ा निशान था। और ज्ञान का इनका पीपल का वृक्ष, निर्माण जो है पदचिन्ह जो था, और मृत्यु जो है स्तूप। ये सारी चीज़ें वहाँ के प्रतीक थी। तो महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत को भी विश्वास करते थे। किस पे विश्वास करते थे? तो कर्म पे। कर्म ही पूजा वो भी मानते थे। वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ और भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान थी। और बौद्ध धर्म में सर्वप्रथम शामिल होने वाले महाप्रजाति गौतमी थी और त्रिपिट बौद्ध धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं का संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, जो कि विनय पिटक कहा गया, और नियम आचार और सत्व पिटक और आमिघ पिटक। सारी चीज़ों से हम लोग जानेंगे। बिहार में राजकीय पहाड़ियों में 400 मीटर की ऊंचाई पर शांति स्तूप, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। मरहूत शांति स्तूप की स्थापना मौर्य शासक के काल में हुई। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ और महास्तूप का निर्माण अशोक के समय ईंटों की सहायता से हुआ। उसके 4 काष्ठ की वेदिका बनी है। शुंग काल में उसे पुराण पाषाण पट्टिकाओं में बेदार सातवाहन युग वेदिका के चारों दिशाओं 4 तोरण लगा दिए गए। अब यहाँ पे बात करेंगे बौद्ध दर्शन जो क्षणिकवाद स्वीकार किया गया। एशिया के जोधपुत्र के कुंज में जाना जाता है। गौतम बुद्ध जीवन में एडविन अर्लांड और लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। कुषाण काल में गंधार और मथुरा की कला शैली के तहत बुद्ध की बोधिसत्वों की मूर्तियां और खाड़ी स्थित का निर्माण हुआ। भूमस्पर्श मुद्रा सारनाथ की बौद्ध मूर्ति कला से संबंधित है और बौद्ध ग्रंथ अगस्त्य निकाय के वर्णित भंडार महाजनपदों में से एक महाजनपद था। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति है जिसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। उसमें नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। कनिष्क दरबार के वसुमित्र अश्वमेध चरक भी थे। मतलब उस समय कनिष्क दरबार में जब ये चरक जो थे एक वैद्य थे और वह सामने उस संसार के सबसे 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा गया। वह सामने संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। ठीक है इसको। अब इसमें जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म में सर्वप्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव
नाथ माने जाते हैं। पार्श्वनाथ जो हैं 23वें तीर्थंकर थे, उनका जन्म वाराणसी के महावीर की 250 वर्ष मतलब 850 ईस्वी में, ईसा पूर्व में इनका हुआ था। अब जिम्मी ग्राम के समीप रुचिपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ और केवलित कहा गया इनको। मोक्ष के लिए 3 साधन उस समय आवश्यक बताए गए: चंपक चरित्र और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। जैन धर्म 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह की व्याख्या की गई है। जैन धर्म के गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अणुव्रत के रूप में हुआ है। अहिंसा जैन धर्म का आधार बिंदु है और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। अब आगे हम बात करेंगे 14 पूर्वों में प्राचीनतम ग्रंथ। तो 12 अंगों में से जैन धर्म के सिद्धांत का संकलन किया गया है और प्राय सभी प्रारंभिक जैन धर्म साहित्य प्रकृति की विशिष्ट शाखा अर्धमगधी में लिखा गया है। यहाँ पे देखेंगे आप मतलब राजधानी उनका पुराना नाम क्या था, काशी को वाराणसी में, बोस को कौशाम्बी, वैशाली को क्या बोलते क्या बोलते श्रावस्ती, अवंती जो थी उज्जैन, मल्ल जो थी कुशीनगर, पावा, और पांचाल जो था अहिक्षत्र कामिल, और चेदी जो था सोहितत, और कुरु जो था इंद्रप्रस्थ, मत्स्य जो था विराटनगर, कंबोज जो है हटकपुर राजा, सूरसेन जो मथुरा, असमक जो है पोटलपुत्र, गंधार, ये सारी चीज़ों का उल्लेख मिलता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में सर्वप्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो कहाँ किया गया था जैन सम्मेलन? सब लोग पाटलिपुत्र में किया गया था। तो पाटलिपुत्र इस समय बिहार में आपके पड़ता है। पहले तो पाटलिपुत्र यहाँ है। आगे हम लोग बात करेंगे अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के में बराबर तथा नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय दरबार बराबर पहाड़ियों की गुफाओं में सुदामाक तथा गुफा कर्ण चौपड़ नामक गुफा प्रसिद्ध है। 2 गुफा प्रसिद्ध है, यहाँ पे देखिएगा। श्रवणबेलगोला कर्नाटक के राज्य से स्थित है। श्रवणबेलगोला किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है कर्नाटक के। श्रवणबेलगोला गंग शासक रच्चमल्ल के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री के लगभग 981 बाहुबली को गोशालकाय जैन मूर्तियों का निर्माण करा गया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। महामस्तक अभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर श्रवणबेलगोला में आयोजित किया गया। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। अब यहाँ पे हर शहर जो था किसका संरक्षण था? चंद्रगुप्त का। कौटिल्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य का था। अश्वघोष जो था कनिष्क का। नागार्जुन जो था कनिष्क का। चरक जो था ये भी कनिष्क के शासनकाल में। बाणभट्ट जो हर्षवर्धन के शासनकाल में। चंद्रवरदाई जो पृथ्वीराज रासो के बारे में लिखती हैं। कालिदास चंद्रगुप्त मौर्य इनके बारे में लिखते हैं। आगे देखेंगे मौर्य साम्राज्य का सबसे अच्छा खासा जो मौर्य साम्राज्य का हम लोग मेन जो देखेंगे ज़्यादातर इसी से क्वेश्चन आते हैं अशोका से। तो इसको एकदम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसमें देख लेना है। तो 322 से 184 ईसा पूर्व तक था और मौर्य राजवंश की स्थापना जो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और विशाख दत्त जो मुद्रा राक्षस ने चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचना प्रस्तुत है। तो अगर मुद्रा राक्षस में किसके बारे में बताया गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को बिसल या कुलहीन कहा जाता था। क्या बोला जाता? गुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। गुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक के रूप में से की थी। हम लोग आगे देखेंगे एरियन प्लूटोकार्ट चंद्रगुप्त मौर्य के एंड्रोकोटस के रूप में किया वर्णित किया गया है। आगे जो बिंदुसार जो है अभिघात हैं। अशोक जो है देवनागरीय प्रियदर्शी हैं। चंद्रगुप्त कृतान्य परशु हैं। चंद्रगुप्त प्रथम महाराज राज बोला गया और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य का उपाधि धारण की, हर्षवर्धन को शिलादित्य की और कनिष्क को देवपुत्र की। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किसको क्या बोला गया। तो देवान प्रिय या प्रियदर्शी हम अशोक को बोले गए। समुद्रगुप्त को हमने वृतांत परशु बोला गया। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराज राज बोलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य बोला गया। हर्षवर्धन को हम शिलादित्य बोला गया और कनिष्क को देवपुत्र जानने से जाना गया। अब जस्टिन सैंड्रोकोटस जो कि सिकंदर महान भेंट उल्लेख किया गया। कौटिल्य जो कि चाणक्य को कहा गया है और ये अर्थशास्त्र की रचयिता थे। इन्होंने अर्थशास्त्र को लिखा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र को किसने लिखा, तो आप लोगों को बताना है कौटिल्य। कौटिल्य मतलब चाणक्य जो इनके मंत्री रह चुके हैं। अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमस, जनपद, ये सारी चीज़ों का व्याख्या मिलती है। बिहार में पटना के समीप बुलंदीबाग
कुम्हार की खुदाई मौर्य लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए। आगे हम बात करेंगे कौन कौन संस्थापक थे किसके, तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, इनकी राजधानी रजकृत थी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और शुंग वंश के जो पुष्यमित्र शुंग थे जो पाटलिपुत्र थी, इनके सातवाहन जो थे इस प्रतिष्ठान से मुक्त है। और वर्धन वंश जो थे पुष्पवती थानेश्वर थे। गढ़वाल जो चंद्रदेव संस्थापक था। और पल्लव के सिंह विष्णु और राष्ट्रकूट के दंतुर जो मानेकहेट में इनकी कैपिटल थी। अब यहाँ पे आगे देखेंगे फ्रेंड्स, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय की प्राप्त की थी। और जैन और तमिल साक्ष्य चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की पुष्टि से मिले थे, मतलब करते हैं। तो जो समय साक्ष्य मिले हैं वो जैन धर्म के, वो हमें चंद्रगुप्त मौर्य के साक्ष्य के बारे में बताते हैं। अब यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के पूर्व शासक के सेल्यूकस को आक्रमणकारी 305 ईसा पूर्व में परास्त किया। मतलब जो सिकंदर का मतलब सेनापति था सेल्यूकस, जब सिकंदर की सेना लौटने लगी थी तो उनको यहाँ का सम्राट बना के गई थी, तो उनको इन्होंने परास्त किया। और 262 में लगभग अशोक का अभिषेक हुआ यहाँ पे। और यहाँ इसमें भी और भी जिक्र है, उनकी बेटी से शादी वगैरह भी कर लेते हैं। तो अशोक का अभिलेखों में सर्वत्र देवना प्रिय, देवाना प्रियदर्शी कहा गया है। और देवताओं का प्रिय, देखने में सुंदर, और पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दशरथ को अशोक की तरह देवान प्रिय की उपाधि धारण की, इसको मैंने अभी उसमें जो तालिका थी उसमें मैंने देखा। और अशोक को रज्जुक के नाम से जाना जाता था, मतलब रज्जुक नाम के अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अशोक के अवलोकन में किसका, अगर मान लीजिए किसका हमें किस अधिकारी का उल्लेख मिलता है तो हमें बताना है रज्जुक। रज्जुकों की स्थिति जो आधुनिक लिजराधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व और न्याय के दोनों के अधिकार प्राप्त थे। यहाँ पे रज्जुकों का क्या रोल था तो ये आपने देखा। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों को सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी। और सार्थवाह स्तंभ के निर्माण अशोक से कराया गया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा बिहार यात्राएं रोक दी और उसके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ कर दी। और इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक के साहित्य साक्ष्यों के आधार पर उपयुक्त के साथ अशोक की धर्म यात्राओं को क्रम इस प्रकार दिया है: लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, कुशीनगर और श्रावस्ती। इस तरीके से उनके जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने का वो तरीका था, यहाँ से हुआ। कालसी, गिरनार, मेरठ जो कि ब्राह्मी लिपि में है। और अशोक अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया गया था: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। तो शिलालेख, प्रथम शिलालेख टोटल हमारे प्रथम ने जो सुबल की निंदा की है, दूसरे में मनुष्य और उसकी चिकित्सा की, तीसरे में अधिकारियों के 5वें दर्शन, और 5वां जो है आपका धर्म महात्म की नियुक्ति, और छठा जो है आत्म नियंत्रण की शिक्षा, जो 11 है आपका धम्म की व्यवस्था, और 13वां है जो कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स ये शिलालेख आप पूछा जा सकता है कि प्रथम में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है, तो इस तरीके से। और 14वां जो आपका सबसे पॉइंट वाली बात है 14 जो है क्या है, तो 14 न्याय दर्शन कि जो दर्शन हुए उनके जो सांख्य दर्शन को पूछा जाता है तो महर्षि कपिल ने। मीमांसा भी पूछा जा सकता है, योग दर्शन जो पतंजलि, और दर्शन जो है वैश्विक दर्शन जो महर्षि कणाद ने व्यक्त किया था। अब आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि और भी चीज़ें हमारे साथ बढ़ती जा रही हैं फ्रेंड्स। तो आई होप कि आप इसको हो सकेगा तो लिखते हुए अपना एक सॉलिड नोट बनाते हुए चलेंगे, रफ के जैसा एक स्टिकी नोट टाइप में, तो उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि जो चीज़ें आपको ने नहीं पढ़ी है, आपको लगती है कि आ जाएगी, उसको आप उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसमें देखिए सबसे पहले अशोक प्राकृतिक भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। और अभिलेख की बाजगढ़ी में मानसोहरा से होकर खरोष्टी है। और तक्षशिला जो है ओरमुख लिपि में लिखा गया है। तक्षशिला में कौन सी लिपि है तो ओरमुख लिपि है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सिरकुना नामक स्थान जो यूनानी अरमेक लिपियों में लिखा गया है। द्विभाषीय यूनानी सीरियाई भाषी अभिलेख तथा लंगमान नामक अरमेक लिपि लिखा गया है। अब जेम्स प्रिंसप ने सबसे पहले किसने पढ़ा तो आपको बताना है जेम्स प्रिंसप ने पढ़ने का श्रेय हासिल किया। प्राचीन में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन खरोष्टी लिपि जो थी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और लुम्बिनी की यात्रा, अशोक ने अपनी राजसभा के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी नाम का धार्मिक कर माफ कर दिया और भूराज्य 1/6 से हटाकर 8 कर दिया।
अब यहाँ पे अशोक ने 13वें शिलालेख में कलियुग युद्ध के समय में स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं। क्या मिला है कि एक सबसे दीर्घ शिलालेख 12 है और जो संप्रदायों की वृद्धि होने की कामना की गई है और धार्मिक सहिष्णुता हेतु उपाय बताया गया है। अशोक दूसरे और 13वें शिलालेख में संगम राज, चोल, पांड सहित श्रीलंका की सूचना मिलती है। अब यहाँ पे आगे देखेंगे तो अशोक ने 13वें शिलालेख में यह ज्ञात हुआ कि अशोक 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध किए, जिन्हें अतिशयोंग, एंटियोक्विटस सीरिया का शासक और तुर्मय बटोली जो कि फिलाडेल्फस मिस्र का राजा और अंताकिनी जो कि एंटीडोगोनस और मैसिडोनिया और सारियन शासक और अलेक्सुंदर, ये सारी चीज़ें थी। मेगास्थनी जो सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज में भेजा गया एक यूनानी राजदूत था, मेगास्थनीज। अब मेगास्थनी ने तत्कालीन समाज के 7 श्रेणियों में विभाजित किया: दार्शनिक, कृषक और एक बीकना, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री, ये सारी चीज़ों में इन्होंने किया। और उस समय मेगास्थनीज के समाज में, मेगास्थनी भारतीय समाज में कहते हैं कि दास प्रथा के प्रचलित होने के उल्लेख नहीं करता है। अब अभिलेख कहाँ है? ये तक्षशिला, अवंतरिठ जो है, अब कलिंग जो है तोसली और इनकी राजधानी जो थी, और प्राच्य पूर्वी देश का पाटलिपुत्र था। आगे बढ़ेंगे तो भाग 1 बलि प्राचीन देश में राजस्व के स्रोत थे। तो यहाँ पे वहाँ जो भाग 1 बलि प्राचीन की थे, राजस्व के स्रोत थे। मौर्य परिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समावर्ता करते थे और अंतपाल सीमा रक्षक सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था। अंतपाल था, वो कौन था? अंतपाल जो सीमा रक्षक और सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था। मौर्य युग के अधिकारी को पौताध्यक्ष तौलमान का प्रभारी था और पर्णाध्यक्ष जो वाणिज्य विभाग का चटखाने मतलब बूचड़ खाने के प्रभारी थे। बूचड़ खाना मतलब जहाँ पे जानवर वगैरह कटते थे, मांस वगैरह होते थे। अब यहाँ पे जिसका प्रमुख नागरक और प्रमुख होता था। यूनानी लेखों में बिंदुसार अमित्रिडीज कहा गया है। क्या कहा गया? अमित्रिडीज। यहाँ पे देखेंगे आगे, पुष्पमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग राजवंश की स्थापना की। उसके बाद कौन आता है? बृहद्रथ की स्थापना करके शुंग राजवंश की स्थापना होती है। और वायु पुराण के अनुसार अंतिम कर्ण शासक जो था सुशर्मा और आंध्र जातीय सीमुख द्वारा मार दिया गया था। गिरनार क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील की खुदवाई थी। गिरनार क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई थी और चक छत्रक रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख से इन कार्यों का वर्णन मिलता है। कहाँ से मिलता है ये वर्णन? तो ये गुप्तोत्तर। अब आगे बात करेंगे गुप्तोत्तर काल के मंदिर। अब यहाँ पे कोणार्क मंदिर नरसिंह देव कदरिया महादेव जो कि दंगल देव जो चंदेल ने बनवाया। कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, एलिपेंटा गृहस्थकूटों ने। और तट मंदिर जो था इसको नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कैलाश मंदिर जो था नरसिंह वर्मन द्वितीय। रुद्रेश्वर मंदिर राजा राज प्रथम। मुक्तेश्वर मंदिर जो नंदवर्मन द्वितीय। बैकुंठ पेरुमाल जो नंदवर्धन द्वितीय। और महाबलीपुरम एकाश रथ नरसिंह प्रथम द्वारा बनाया गया था। तो आगे इसमें बात करेंगे वाकाटक शासक प्रवरसेन 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। कौन किया था? तो वाकाटक शासक जिसका नाम था प्रवरसेन। और कन्नौज के महोदया, महोदय श्री आदि नामों से अभिव्यक्त किया गया था। कन्नौज को किस नाम से? महोदया और महोदय श्री। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अ हिस्ट्री ऑफ द इंडिया के नाम से किया था और भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। भारतीय अगर नेपोलियन की संज्ञा किसे दी गई थी तो समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों के मुग्ध होकर। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ जो समुद्रगुप्त को 1335-75 के शासनकाल में सूचना प्रदान करता है। इलाहाबाद स्तंभ समुद्रगुप्त के संत हर्षेन ने की था और इसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। इलाहाबाद स्तंभ को किस नाम से जानते हैं? प्रयाग प्रशस्ति नाम से इसको जानते हैं, जो कि हमें समुद्रगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य व प्रथम गुप्त शासक जिसे परम भागवत कहा गया और समुद्रगुप्त सम्राट के विक्रमादित्य शक विजेता कहा गया है। भारतीय पश्चिम के शासक रुद्र सिंह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने 5वीं और दशक परास्त कर भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक अन्य शकारी भी हैं।
चंद्रगुप्त के इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलाए गए थे। और हुणों का पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था तथा स्कंदगुप्त के हाथों में बुरी तरह परास्त हुए। गुप्त काल में बंगाल ताम्रलिपि का एक प्रमुख बंदरगाह था और जिसको दक्षिण एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के प्रभाव करता था। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अब धन्वंतरी जो थे 11 विक्रमादित्य नवरत्नों में से एक थे, जिसको आयुर्वेद और प्रकांड पंडित थे। धन्वंतरी जो थे आयुर्वेद के एक प्रकांड पंडित थे। तो चरक कनिष्क राजवैद्य थे जिन्होंने चरक संहिता का रचना की थी। जो चरक कनिष्क के राजवैद्य थे जिन्होंने चरक संहिता की। और भास्कराचार्य जो थे खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे, इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती नामक ग्रंथों की रचना की। अगर लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि किसने की तो भास्कराचार्य ने किया था। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था और चीनी यात्री अफायान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? कौड़ी उस समय चलती थी। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख जो है एरण से हुआ है और एरण अभिलेख जो 510 ईस्वी का है और इधर गोपराज नामक सेनापति स्त्री सती होने का उल्लेख है। एरण अभिलेख में मतलब गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के मतलब सती होने का उल्लेख बताया गया है। अब गुप्त संवत का प्रवर्तक जो था चंद्रगुप्त प्रथम था और गुप्त संवत की तिथि जो 319 ईसा है। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किए थे। गुप्त काल में कला एवं साहित्य की प्रगति के अनुसार इस प्राचीन काल में भारत को स्वर्ण युग कहा गया और प्राचीन सिंचाई का उपक्रम और विद्गमा को किया गया। तो आगे चल न्यूज देखते हैं। तो गुप्त एवं गुप्तचर में रेशम के लिए कैशे शब्द का उच्चारण किया गया और तीसरी वारंगल लोहे के यंत्र उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। तो आगे बात कर रहे हैं तोरणमल भारत का दूसरे गूढ़ आक्रमण का नेता था। तोरणमल कौन का नेता था? तो भारत पर दूसरे गूढ़ आक्रमणों का नेता था। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान उद्भव हुआ। कब उद्भव हुआ? गुप्त काल के दौरान। भारत ने ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप पहुंचा और महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन का संस्थापक आचार्य माना जाता है। अब ऐतिहासिक इमारतें और मंदिर की बात करते हैं तो अजंता एलोरा गुफा जो कि औरंगाबाद है, शांति निकेतन वीरभूमि जो पंजाब है, एलिफेंटा जो मुंबई में है, महाबलीपुरम महामल्लम कांचीपुरम में है, सांची स्तूप अरियरसेन और लिंगराज का मंदिर हमारा भुवनेश्वर, सूर्य मंदिर जो है कोणार्क उड़ीसा में है और दक्षिणेश्वर जो है आपका कोलकाता, सोमनाथ मंदिर हमारा गिर सोमनाथ गुजरात और कैलाश मंदिर जो हमारा एलोरा महाराष्ट्र और त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो है हमारा नासिक महाराष्ट्र में है। फ्रेंड्स ये सारे इंपॉर्टेंट इमारतें आपको याद रखना है, मतलब इमारतें जो मंदिर हैं ये सारी चीज़ें याद रखना है। ज़्यादातर ये पूछा जाता है अजंता एलोरा कहाँ पे है, तो आपको औरंगाबाद शांति निकेतन भूम है जो कि बंगाल में है, एलिफेंटा हमारा मुंबई महाराष्ट्र, सांची का स्तूप, लिंगराज, सूर्य मंदिर, ये सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल अच्छे से अवेलेबल हैं। आगे बात करेंगे हर्षवर्धन की। तो हर्षवर्धन एक महान शासकों में से एक था जो कि हम बात करेंगे हर्षवर्धन के बारे में। तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज को स्थानांतरित किया। तो अगर आता है कि किसने थानेश्वर से कन्नौज अपनी राजधानी स्थानांतरित की तो वो थे हर्षवर्धन जी। अब हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी वहाँ से कन्वर्ट कर लिया। तो इसमें हर्ष के प्रति 5वें वर्ष प्रयागराज में संगम क्षेत्र और समारोह का आयोजन किया जो को महाभोज परिषद कहा गया जाता था। मतलब हर 5वें साल पे एक संगम जहाँ पर अपनी सारी संपत्ति को लुटा देते थे। ह्वेनसांग ने 6वें समारोह में उपस्थित था। ह्वेनसांग स्वयं 6ठे समारोह में उपस्थित था और समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के आगमन की है। मतलब ह्वेनसांग जो इनका दरबारी कवि, अब मतलब ह्वेनसांग उसी समय आया था और इनका बाणभट्ट ने इनके बारे में लिखा जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने ग्रंथ में लिखा जिसे सीयूकी कहा गया। सीयूकी क्योंकि आपको पता है चीना के क्यों कहाँ चीन होता रहता है, तो उसने सीयूकी कहा गया और इसे भीनमाल की यात्रा की थी। और इसने किसकी यात्रा की थी? भीनमाल। अब दोस्तों आपको बताना है कि भीनमाल क्या है, भीनमाल कहाँ पर था, क्या था, तो इसके बारे में आपको बताना है। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार अगर किसे कहा जाता है तो ह्वेनसांग को 637 में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया और यह समय कुलपति आचार्य शिलभद्र जी थे। और ह्वेनसांग के अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। उस समय जब ह्वेनसांग आए थे तो उस समय मथुरा सूती वस्त्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध था और जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। और प्राचीन कालीन चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख यियनतू या थियानतू मतलब याओ करके किया जाता था, तो वैसे किया जा गया यहाँ पे।
अब राजपूत काल देखते हैं। तो राजपूत में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट था, जो 1730 से 56। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक 736 से दनदुर्ग ने की। उसने मान्यखेड़ को अपनी राजधानी बनाया। दनदुर्ग संबंध में कहा गया कि उज्जैनी में उसने हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ करवाया था। राष्ट्रकूट द्वारा अमोघ वर्ष का जन्म 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे सी भवन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय लेख में हुआ है। एहोल अभिलेख 634 ईस्वी से प्राप्त हुआ और संस्कृत काव्य में लिखा गया है। एहोल अभिलेख जैन कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित है। अगर पूछा जाएगा एहोल अभिलेख किसके द्वारा रचित है, तो रवि कीर्ति के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अगर पूछा जाए नालंदा विश्वविद्यालय कौन सा विद्यालय धरोहर में सूचित है, तो नालंदा विश्वविद्यालय। और इसमें जो नालंदा बख्तियार खिलजी अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणों के द्वारा 1193 में नष्ट किया गया था। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल के द्वारा की गई थी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो का चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल आतपस की उड़ाता, मतलब छतरपुर जिले में कहा है खजुराहो के चंदेल मंदिर है। खजुराहो के मंदिर को कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है, मतलब खजुराहो मंदिर में से कंदरिया महादेव जो मंदिर है सबसे उत्तम है। यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल मध्य प्रदेश ऐतिहासिक खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं और सांची का स्तूप शामिल है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। दोस्तों आगे हम बात करेंगे दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ में स्थित है, यह गुप्तकालीन मंदिर है। माउंट आबू दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर से बने हैं। और एलिफेंटा प्रसिद्ध गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। एलिफेंटा की कुल 7 गुफाएं मिली हैं, जिसमें 5 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं। हिंदू धर्म शिव से संबंधित मूर्तियाँ और साथ ही बौद्ध की गुफाएं भी हैं। एलोरा जो है कैलाश मंदिर का शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। और द्रविड़ शैली विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण शासक प्रथम ने कराया था। द्रविड़ शैली के विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने। अब आगे बात करेंगे विष्णु मंदिर जो था तिगवा मध्य प्रदेश में, शिव मंदिर जो भूमरा मध्य प्रदेश में, पार्वती मंदिर नचना कुठार और दशावतार देवगढ़ में, शिव मंदिर जो है खो मध्य प्रदेश और भीतरगांव जो कानपुर में किया गया था। अच्छा तक गाँव की टोटल 16 उत्कृष्ट है। मणासन राजकुमारी का चित्र एलोरा में प्रशंसनीय है। अब यहाँ पे पुरी स्थित कोणार्क का विशाल मंदिर, सूर्यदेव का मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम चोंडागंग ने बनवाया था। कोणार्क सूर्य मंदिर को कैला पगोड़ा कहा जाता है। मोढेरा को सूर्य मंदिर कहा जाता है। और लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में। अंकोर वाट मंदिर जो है आपका कांचीपुरम में 11 से 12वीं शताब्दी के बीच है। बोरोबुदुर जो है प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के विश्व विरासत स्थल में है। पांड्यों के राजकाल में द्रविड़ शैली मंदिरों का निर्माण किया गया। महाबलीपुरम रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा कराया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। पल्लवकालीन मामल्ल शैली बने रथों का एकाश मंदिरों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा रथ है। आगे देखेंगे प्रथम संगम युद्ध दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में आयोजित किए गए थे। प्रथम संगम मदुरई जो कि अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में बनाई गई। द्वितीय संगम कपाटपुरम अगस्त ऋषि मुनि और तुलकपियर। और संगम जो था मदुरई नक्कीरर के नाम में। अब दक्षिण भारत के आर्यकरण का श्रेय महर्षि अगस्त को दिया जाता है। किसका दिया जाता है? तो महर्षि अगस्त को दिया जाता है। तो आगे बात करें अगस्त ऋषि को तमिल साहित्य के जनक के रूप में कहा जाता है। अगर जनक रूप के तमिल के साहित्य के जनक के रूप में किसको कहा जाता है? तो अगस्त को है। और शिल्पदिगारम जो है लेख इलिंगो और अडिगल था। संगम साहित्य केवल चोर चेल और पांड्य राजाओं को का विवरण प्राप्त होता है। कुरल तमिल साहित्य का बाइबिल होता है और लघुदेव माना जाता था। इससे मुंपाल भी कहा जाता था। इसकी रचना तिरुवल्लुर ने की थी। चोल स्थापत्य उत्कीर्ण नमूने तंजौर के शिव मंदिर हैं। राजेश्वर ब्रजेश्वर नाम से मंदिर निर्माण राजा राज प्रथम ने के काल में हुआ था। चोलों की राजधानी तंजौर थी और इसके अतिरिक्त गंगईकोंडपुरम
की राजधानी बनी। संगम काल में चोलों की राजधानी उरैयूर थी और परांतक प्रथम मदुरै के पांड्य राज को मधुरकोण की उपाधि धारण की। कोलंतुर प्रथम समय के श्रीलंका के राजा बिजाउर ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी। चोल शासक कुलंतुर शासक काल 1717 से 72 सौदागर एवं चोल दूत मंडल चीन में भेजा था। चोल कुतांग में अब विश्व की दक्षिणामूर्ति जो प्रतिमा जिन्हें गुरु शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती हैं। चालुक्यों के शासनकाल में प्राय महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्ति किया जाता था और कंबन ने 12वीं शताब्दी में तमिल रामायण की भाषा में की थी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या है? मान्यखेड़ थी। अब होयसलों की राजधानी द्वार समुद्र थी और हर्ष की संस्कृति 3 नाटक का रचयिता प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद को माना जाता है। जयदेव ने हर्ष को भास और कालिदास बाण आर्य कवियों की समझता में रखते हुए कविता कामिनी का साक्षात करते हुए निरूपित किया था। आगे हम देखते हैं लेखक और रचनाएं। सर्ववर्मा कातंग, भारत किरातार्जुनीय, राजशेखर, कर्पूर मंजरी, चंद्रवरदायी, पृथ्वीराज रासो, विशाख दत्त, देवी चंद्रगुप्त, जयानक, पृथ्वीराज विजय और सारंग देव जो थे हमारे हमीर रासो और बिल्हड़ जो है विक्रमो देवत्रीय। ये रचनाएं इनकी प्रसिद्ध हैं जिसको हम लोग अच्छे से ध्यान में रखना है कि क्या क्या प्रसिद्ध है या नहीं। अब पालवंशी शासक देवपाल बौद्ध महान्यायी थे। लेखों ने उनसे परम सौगात कहा। देवपाल ने जावा, शैलेंद्र और वालपुत्र के अनुरोध में नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए। जेजा कुमुंडी बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। धर्मपाल ने विक्रमशिला और सोमुर्मी प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की। प्रतिहार वंश का महानतम शासक मिहिर भोज था। इसका शासनकाल 836 से 885 ईस्वी था। विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और जीमूतवाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विवेकता थे। विज्ञानेश्वर याज्ञवल्क्य और मितारा शीर्षक के टीका ग्रंथ में लिखा गया है। जीमूतवाहन दया भाग नामक ग्रंथ की रचना की थी। अब यहाँ पे जीमूतवाहन तक हो गया और इस बार वाग्य देवी, भगवती सरस्वती, त्रिकाष्ठी और रुद्रमा देवी का संबंध जिस वंश से था वो काकतीय था। अगर पूछा रुद्रमा देवी के संबंध किससे था तो काकतीय वंश से। काकतीय साम्राज्य की रानी क्या थी? बता दी। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमारा था एंसेंट हिस्ट्री, जिनको हमने एक छोटा सा पार्ट हो गया और एक ये थोड़ा सा बड़ा सा, मतलब आपको 1 घंटे में पूरी एंसेंट हिस्ट्री मैंने बताने की कोशिश की है, जिसमें आपका 1 लाइनर्स है और आपको पूरा करने में हेल्प होगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसी का सेकंड पार्ट लेके, जो कि हम दिल्ली सल्तनत और पूरे मेडिवल हिस्ट्री की बात करेंगे। फिर उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करके आपको 3 पार्ट्स में पूरी हिस्ट्री पढ़ा देंगे, जो कि पेट एग्जाम, RSSC और रिपीटेड PSC, मतलब जितने भी 1 डे एग्जाम हैं सारे में बहुत हेल्प देने वाला है। और मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो 1 लाइनर्स हैं उसी को डिस्कस किया है आपसे। तो फ्रेंड्स फाइनली मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।